हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके इन्वेस्ट एकेडमी। पहले तो मैं दिल से थैंक यू करना चाहूँगा अपने सभी व्यूअर्स का जिन्होंने हमें काफ़ी प्यार दिया है एंड हमारे एजुकेशनल कंटेंट को काफ़ी पसंद किया है। बट कुछ यूज़र्स की फरमाइश पर आज हम एक डिफरेंट तरह की वीडियो लेकर आए हैं जहाँ पर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस समझना चाहेंगे मार्केट्स की, स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू ईटीएफ्स। इसी के लिए हम आज बैंगलोर के एक ट्रेडर से बात करेंगे जो कि 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं स्टॉक मार्केट्स में एंड उन जानना चाहेंगे कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है ईटीएफ्स को लेकर। वेलकम टू द शो विक्रांत जी। आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे पाएँ कि आप क्या करते हैं एंड कैसा एक्सपीरियंस है आपका अभी तक मार्केट्स में। इसी के ईटीएफ्स के अराउंड ही अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं आज। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अमन, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और आपके सभी व्यूअर्स को मैं भी थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि जनरली आज मैं जब देखता हूँ तो स्टॉक मार्केट में ईटीएफ को लेकर पब्लिक में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई आई थॉट ऑफ कनेक्टिंग विद AK Invest Academy and especially with Aman. So thank you so much, Aman, for bringing this awareness, especially in Indian market. और अगर मैं अपने ट्रेडिंग जर्नी की बात करूँ तो या इट हैज़ बीन लाइक 10 to 12 years, सिंस आई बीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट। बट एक पॉइंट आया जहाँ मुझे लगा कि इट इज़ getting bit difficult to manage my office work along with investment and trading. Then I came across your videos, and I got to know more about ETFs. और वहाँ से मुझे लगा कि हाँ, ETF is one of the very safest tool which I could make use of. तो यही था जहाँ मुझे लगा कि ETF में मैं थोड़ा सा ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट आया, और मुझे लगा कि हाँ, ETF में मैं इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा। और आई स्टार्टेड माई जर्नी एज ए इन्वेस्टर एंड देन आई स्लोली मूव टुवर्ड्स ट्रेडिंग। तो मुझे लगता है कि हम एक बेसिक टर्म से शुरुआत कर सकते हैं, जहां हम बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव इज मोर लाइक थोड़ा जहां हम कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका पर्सपेक्टिव होता है, जहां हम कहते हैं 1 साल 2 साल 5 या 10 साल, राइट। और ट्रेडिंग की जहां हम बात करते हैं तो इट इज मोर लाइक वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, जिसमें हम स्विंग ट्रेडिंग की भी बात कर सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ मच क्वांटिटी यू आर बाइंग, और आप मार्केट को किस तरीके से टाइम करते हो। सो आई थिंक मुझे आपसे बात करके भी बहुत सीखने मिला है, एंड आई एम श्योर कि आपके व्यूअर्स इस वीडियो के माध्यम से बहुत नई जानकारी हासिल कर पाएंगे। और जैसे कि ऑफलाइन आपने बताया था कि यू आर वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग दिस काइंड ऑफ सीरीज। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। राइट। So thanks for having me again. थैंक यू सो मच विक्रांत जी। इससे पहले हम आगे बढ़े इस वीडियो में कि हम थोड़ा सा जाएं कि ईटीएफ्स कैसे हैं और किस किस तरह के ईटीएफ्स अवेलेबल हैं इंडियन मार्केट्स में। मैं दो तीन चीज़ें पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने लॉन्ग टर्म की बात करी, शॉर्ट टर्म की बात करी। आप कैसे ट्रेडर है, इन्वेस्टर हैं? लॉन्ग टर्म करते हैं, शॉर्ट टर्म करते हैं? आपको किस में बिलीफ है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज मार्केट को अगर आप देखोगे तो जो कोविड का समय था इंडियन मार्केट के लिए, उस समय मैंने देखा कि एक वी शेप रिकवरी आई थी मार्केट में, राइट। राइट। और स्पेशली अगर मैं निफ्टी 20 की बात करूं तो मुझे लगता है शायद उसका जो मार्केट प्राइस था, इट वाज अराउंड 95 और 96, और वहां से वो यू टर्न हुआ था मार्केट, सॉरी, वी राइट। शेप रिकवरी आई थी। तो आपको हर समय इस तरीके का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा मार्केट में, क्या? यू नो राइट। तो मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको छोटे स्विंग्स फाइंड आउट करने होते हैं मार्केट में, जो कि जिसमें आप 1 हफ्ता या 1 महीना या 2 महीने का भी समय उसमें लग सकता है। तो ऑल इट नीड्स इज आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डीप है मार्केट को लेके, हाउ डू यू गेज the support and resistance level. So when it comes to ETF, this is also one of the best thing that I like is कि इसमें आपको टेक्निकली ज़्यादा साउंड होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मुझे ऐसा भी लगता है कि फंडामेंटली भी आपको ऐसा नहीं है कि आपको सभी कंपनीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ETF एक ऐसा टूल है जिसमें कि इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स, जैसे आपने बताया कि इसमें इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं। और
इसका जो अलोकेशन होता है ये ऑटोमेटिक है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इसमें स्टॉक्स का वेटेज किस तरीके से अलोकेट हो रहा है। कोई स्टॉक्स अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करता और उसमें अगर आपका इन्वेस्टमेंट है कुछ, तो इफ दैट इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज सेफ और नॉट। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो मुझे लगता है कि ओवर द टाइम एज पीपल टेक मोर इंटरेस्ट इन ईटीएफ, लोगों को ये जानकारी हासिल होगी। और आई एम श्योर कि आप इस पर ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और आपके व्यूअर्स को और बाकी लोगों को जो ईटीएफ से नहीं जुड़े हैं आज, उनको भी फायदा होगा। हम्म। जी अरुण जी। थैंक यू। आपने जो बोला वो उस पॉइंट्स पे कुछ मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे आपने बोला कि आपको इतना ज़्यादा कुछ एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है, फंडामेंटली भी इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं है हर स्टॉक को। उसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि एक्चुअली में जो निफ्टी के ईटीएफ हों या किसी भी और तरह के ईटीएफ्स हों, जो अभी हम टाइप्स ऑफ ईटीएफ्स की बात करेंगे आगे वीडियो में, बट किसी तरह का भी ईटीएफ हो, अगर वो कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंडेक्स ने क्रिएट करे हैं उसके अंदर, तो एक्चुअली में फंडामेंटल को चूज करके ही करें। तो फंडामेंटली साउंड ऑलरेडी कंपनीज वो सारी ही हैं, बिकॉज अगर निफ्टी में 50 कंपनीज आती हैं तो वो फंडामेंटली साउंड कंपनीज हैं चारों। तो फंडामेंटली का काम इंडेक्स अपने आप ही कर देता है, जिसे हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए वहाँ पे आप जो बोल रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। एंड मैं ऐसा कुछ शॉर्ट टर्म की या लॉन्ग टर्म की प्रमोशन नहीं करना चाहूँगा, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, यस, अगर हम जाके पढ़ें और एक्सपीरियंस करें मार्केट्स को, तो मार्केट्स एंड इंडाइसेस आर मोर रेंज बाउंड देन ट्रेंडिंग। ट्रेंड मार्केट कम टाइम के लिए करती है, बट रेंज बाउंड ज़्यादा रहती है। तो जब हम रेंज बाउंड में काम करते हैं तो इंडाइसेस रेंज बाउंड में रहते हैं, तो वही आपको स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। अगर आप होल्ड भी कर ही रखेंगे तो 1 साल से 3 साल बाद भी आपका शायद सेम लेवल पे ही इंडेक्स रहे, लेकिन बीच में उसने शायद उस 3 साल में 6 बार स्विंग ट्रेडिंग दे दी या 10 बार स्विंग ट्रेडिंग दे दी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ इंडाइसेस में ज़्यादा मिलती हैं स्टॉक्स से। स्टॉक्स ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, नीचे जाएंगे तो वो गिरते ही रहते हैं। तो ऐसा मैंने तो एक्सपीरियंस करा है मार्केट्स में। अब आपने भी सेम ऐसा एक्सपीरियंस करा ही होगा, मैं तो यही समझता हूँ। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट रेंज बाउंड होता है। या और यही अपॉर्चुनिटी हो ना, एज अ ट्रेडर मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि एक लाइक 2 हफ्ता या 2 महीना का एक टाइम ड्यूरेशन पिक करके कहाँ हमको एक अच्छी एंट्री मिलती है और कहाँ पे हम एग्जिट कर पाते हैं। तो I think this all are very important factors which should be considered when we talk about राइट, राइट। investing in ETF as compared to stocks। या और जैसे आपने बताया कि स्टॉक्स होता है, अगर वो एक बार फॉल होना स्टार्ट हो तो इट इज या यू डोंट नो कि राइट। वो कितना और नीचे जाएगा। तो यस। ओके। तो येस बैंक का एग्जांपल ही हम देख सकते हैं, जो कि अभी ये जब बैंक येस बैंक में प्रॉब्लम्स आई एंड बैंक ऑलमोस्ट बैंक करप्सी के उस पे था, जब एसबीआई ने उसको टेक ओवर करा, तो 400 पे स्टॉक जहाँ ट्रेड करता था वहाँ आज भी 16-17 रुपए पर है। तो जब ऐसे केसेस आते हैं तो इंडेक्स की रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाती है, तो उन स्टॉक्स को बाहर कर दिया जाता है एंड उससे बेटर परफॉर्मिंग स्टॉक्स उसको टेक ओवर कर लेते हैं। तो इंडेक्स में रहने का या ईटीएफ्स में रहने का, इंडेक्स ईटीएफ एक ही चीज़ है, बिकॉज ईटीएफ्स एक्चुअली में बेस्ड है इंडेक्स के ऊपर ही। तो इंडेक्स में रहने का एडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि यू आर ऑलवेज इन्वेस्टेड इन बेस्ट ऑफ द लॉट। तो यही बहुत अच्छी बात है जो कि ऑलवेज आपके फेवर में काम करती है। तो जी। अब हम आगे की डिस्कशन कंटिन्यू करें उससे पहले हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ईटीएफ्स हैं किस किस तरह के। पहले तो मैं आपसे भी थोड़ा पूछना चाहूंगा कि आप कौन कौन से ईटीएफ्स में ज़्यादातर ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग पोजीशन बनाते हैं अपनी। जी अमन जी, मुझे मैं आपको अगर बताऊँ तो जहाँ हम बात करते हैं टाइप्स या कैटेगरीज ऑफ ईटीएफ इन या इंडियन मार्केट, तो इसको अगर आप हाई लेवल पर देखो तो आप पाएंगे कि जैसे कमोडिटी बेस्ड या फिर सेक्टर बेस्ड और इक्विटी बेस्ड इंडेक्स ईटीएफ्स होते हैं। या और कमोडिटी बेस्ड में भी जैसे गोल्ड सिल्वर हुआ, या फिर अब सेक्टर वाइज आप देखेंगे तो उसमें बैंक्स आते हैं आपके, या या फिर फार्मा सेक्टर आता है ना, आईटी सेक्टर आता है। राइट, तो इन सब के लिए पर्टिकुलरली एक ईटीएफ इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया है। और मुझे लगता है कि जो सबसे पॉपुलर इंडिया में है फिलहाल वो है निफ्टी 20, राइट। है ना। तो जैसे कि हम कंटिन्यूअस बात कर ही रहे कि उसमें कैसे स्टॉक्स आते हैं, तो आई थिंक निफ्टी बीस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड सेफ इन्वेस्टमेंट ईटीएफ दैट इज अवेलेबल इन इंडियन मार्केट एट तो मतलब आप भी प्रेजेंट। उसी को पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा, निफ्टी 20 को ही, राइट?
जी, निफ्टी 20 हमेशा ही मैं प्रेफ़र करता हूँ ट्रेडिंग के लिए। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द मार्केट सिचुएशन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, थोड़ा बहुत आपको समझ होती है कि अभी आईटी सेक्टर पिछले कुछ समय से डाउन था, और एक रिवर्सल जहाँ से आपको मिलने की अपॉर्च्युनिटी लगती है, तो आप सेक्टर वाइज़ भी उस ईटीएफ को पिक कर सकते हैं। जैसे ओके। कि आईटी-20 हुआ। It ओके। definitely, it is one of the nice, ETF that is available, ओके। which targets all good IT companies, or in fact top IT companies in India. Then you have like bank piece, which has composition of all, relatively good banks in India, starting from HDFC and so on. थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज़ विक्रांत जी। अब थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर में इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में करूँ तो इंडिया में बेसिकली तीन टाइप्स ऑफ ईटीएफ्स अवेलेबल हैं। इक्विटी बेस्ड ईटीएफ्स, एंड देन कमोडिटी बेस्ड ईटीएफ्स, एंड एक डेट बेस्ड ईटीएफ भी है इंडिया में। तो हाँ, इक्विटी बेस्ड ईटीएफ की बात करें तो बेसिकली निफ्टी बीज, बैंक बीज, आईटी बीज, फार्मा बीज, जूनियर बीज। सो अब इनमें डिफरेंस क्या है कि निफ्टी बीज और जूनियर बीज जो है ये ब्रॉडर मार्केट इंडाइसिस पे बेस्ड ईटीएफ्स हैं, एंड आईटी बेस्ड, बैंक बीज, फार्मा बीज सेक्टर पे बेस्ड ईटीएफ्स हैं, पर है दोनों ही इक्विटी, राइट। एंड अगर हम कमोडिटी बेस्ड ईटीएफ्स में आए तो अभी तक काफ़ी सालों से गोल्ड बीज अवेलेबल था, पर रिसेंटली कुछ टाइम पहले सिल्वर के ऊपर भी ईटीएफ आ चुका है, तो सिल्वर बीज भी अवेलेबल है। एंड थर्ड ईटीएफ है जो कि डेट बेस्ड, मतलब शॉर्ट टर्म डेट के ऊपर जो करता है, मतलब कमर्शियल पेपर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे करता है। वो एक लिक्विड बीज है, अगर आपने सुना हो तो लिक्विड बीज बेसिकली आपको 3 से 4% की रिटर्न दे देगा पर ईयर। और वो पैसा पार्क करने की जगह है, एक्चुअल में आपके पास अगर आइडल फंड है तो आपको सेविंग अकाउंट की जगह आप वो वहाँ पे भी रख सकते हैं पैसा। बट जो मोर फेमस ईटीएफ्स हैं अभी जो हैं वो इक्विटी बेस्ड और कमोडिटी बेस्ड ही हैं। अ, ये तो है स्ट्रक्चर उनका। अगर मैं आपको स्क्रीन पे ये दिखाऊं कि जो सबसे फेमस ईटीएफ है जो आपने बोला निफ्टी बीस, वो फेमस इसलिए है बिकॉज टॉप 50 कंपनीज आती हैं उसमें, एंड डाइवर्सिफाइड है। उसमें कोई भी सेक्टर पे एलोकेशन उतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, कोई सेक्टर कम ज़्यादा तो होगा ही। मैं आपको एलोकेशन ही दिखा देता हूँ कि क्या एलोकेशन है निफ्टी बीस की। मैं आपको निफ्टी इंडेक्स की दिखा रहा हूँ। निफ्टी की एलोकेशन देखें सेक्टर वाइज तो फाइनेंशियल सर्विसेज अराउंड 37% की वेटेज रखता है। उसके बाद फॉलोड बाय आईटी जो कि 14.7% है। देन ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी जो कि 12 और 9% की वेटेज रखते हैं। बाकी सेक्टर्स में 5% या उससे कम की एलोकेशन है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट करते हैं तीन चार सेक्टर्स निफ्टी को, वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, एफएमसीजी एंड ऑयल एंड गैस। अगर हम फर्दर इनमें जाके डिग इन करें तो हमें पता चलेगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन सब की ये पर्टिकुलर वेटेज है। ऐसे ही आप इन सब सेक्टर्स को भी अंदर डिग इन करके देख सकते हैं कि किस स्टॉक की कितनी वेटेज है इस ओवरऑल वेटेज में। तो यही मतलब इसी इसी एलोकेशन के हिसाब से निफ्टी बीस में जो यूनिट्स क्रिएट किए जाती हैं, तभी अगर हम देखें तो हर सेक्टर अवेलेबल है निफ्टी के अंदर। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो काफ़ी हेल्प करती है एंड काफ़ी सेफ्टी प्रोवाइड करती है, अगर हम इन्वेस्टर या ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से देखें तो। जी। और अमन जी, इसमें जैसे हम देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विस अराउंड 37% का राइट। वेटेज रखता है। बैंकिंग जो है, इट इज़ सॉरी, आईटी जो है वो अराउंड 14% है। राइट। तो देखा जाए तो एक हैवी वेट होने के नाते 50% ऑफ योर अमाउंट इज गेटिंग इन्वेस्टेड इनटू द टॉप फाइनेंशियल stocks and IT आईटी related कंपनीज, stocks, राइट। right? राइट। So which makes it relatively stable when the market is falling. और दूसरी बात, जब मार्केट में हम कह सकते हैं कि अप ट्रेंड होता है, मार्केट इज गोइंग अप, तो उस समय प्रॉफिट देने वाली कंपनीज भी इन्हीं स्टॉक्स सेक्टर्स में से आती है। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर्स की आपने बात की, या फिर आईटी की आपने बात की, तो दिस इज हाउ ये अपना सारा अलोकेशन और जो वेटेज होता है स्टॉक्स को, एनएसीज को मेंटेन करता है। राइट। निफ्टी बीस रिलेटिवली सेफ क्यों है इसके बारे में हमें रियल लाइफ में एग्जांपल दिखता है। अभी रिसेंटली अदानी के स्टॉक्स में काफ़ी मैसिव फॉल आया, जहाँ पे किसी रिसर्च रिपोर्ट के आधार पे स्टॉक्स में स्टॉक्स गिरे काफ़ी। लेकिन अगर हम निफ्टी बीस को कंपेयर करें तो उसी दौरान निफ्टी बीस में वैसा फॉल देखने को नहीं मिला, बिकॉज अदानी के दो स्टॉक्स ही अवेलेबल है निफ्टी में, अदानी एंटरप्राइजेज एंड अदानी पोर्ट्स। उन दोनों की कंबाइंड वेटेज ही 1.6
टू 1.7% के वन अराउंड है, वन तो जो कि काफ़ी परसेंट इम्पैक्ट नहीं कर सकती निफ्टी को ओवरऑल। तो यही आपको बताता है कि वाई निफ्टी बीज और निफ्टी इंडेक्स इज रिलेटिवली सेफर देन द इंडिविजुअल स्टॉक्स। जी। और इसमें अमन जी अगर आप देखें तो एक बात ये भी है कि फॉर एन एग्जांपल पिछले अगर एक हफ्ते की हम बात करें राइट। तो मुझे लगता है कि अदानी अराउंड 1400 या 1500 रुपीज डाउन हुआ है, जो कि रफली 50% हाँ अपने जी। प्राइस से अभी यस। डाउन है। तो इसको अगर हम किसी एग्जांपल के साथ समझना चाहें तो लेट अस कंसिडर कि आई इन्वेस्ट 1 लाख ऑफ कैपिटल इन अदानी एंटरप्राइज, राइट? अगर वैसा होता तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ माई कैपिटल वुड हैव वाइप्ड ऑफ, राइट? 1 लाख का मेरा 40,000 ही बचता, तकरीबन 55-60 हज़ार का मेरा लॉस हो जाता। और जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि निफ्टी 20 की अगर हम बात करें तो उसमें अलोकेशन वाइज इट इज ओनली ऑक्यूपाइंग लाइक 1.6% इन टोटल। तो इसमें जो मैंने देखा वो बात ये थी कि जब अदानी स्टॉक्स में फॉल आ रहा था उसी समय देयर वेर मैनी अदर स्टॉक्स इन निफ्टी विच वर डूइंग रिलेटिवली वेल। फॉर एग्जांपल मैंने देखा बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, इवन रिलायंस वाज होल्डिंग गुड। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है कि वन ऑफ द स्टॉक इज फॉलिंग, बट यू सी दैट कि जो दूसरे स्टॉक्स होते हैं, अगर इफ दो स्टॉक्स आर डूइंग वेल तो ये अपने लॉस को ऑफसेट कर देते हैं, राइट? आपको एक जगह पे लॉस हुआ, ठीक है, अदानी के स्टॉक्स में आपको लॉस हुआ, बट ऑन द अदर हैंड जैसे कि बजाज फाइनेंस हुआ, एच डी एफ सी हुआ, एस बी आई, आई सी आई सी आई, देयर सो मेनी स्टॉक्स विच डिड रिलेटिवली वेल। तो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्ट किया है, उनको इस चीज़ की चिंता ज़्यादा नहीं रहेगी, बिकॉज एक स्पेसिफिक परसेंटेज ही उनका अलोकेटेड है। दूसरी बात कि जो आपको लॉस एक्चुअली में होना चाहिए था वो लॉस हुआ नहीं है, बिकॉज देर आर अदर स्टॉक्स जिसने वो चीज़ को ऑफसेट किया है। So I think yeah, this is also one of the point which we should keep in our mind when we do the investment. तो इसका मतलब तो ये चीज़ हमारे बिल्कुल फेवर में काम करती है। जहाँ पे अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स ओन करें तो वहाँ पे हमारे पास रिस्क है कि उस कंपनी का स्पेसिफिक रिस्क भी कुछ हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे जो केस था वो अदानी का स्पेसिफिक कंपनी रिस्क था। मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी बस, बट यस, क्योंकि सेंटिमेंट बिगड़ता है, तो क्योंकि सारे सेक्टर्स ही और सारी कंपनीज आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, तो थोड़ा इम्पैक्ट तो आता ही है। बट जब हम इन आर्मी ऑफ स्टॉक्स को ओन करते हैं, जब हमारे पास जैसे निफ्टी में 50 स्टॉक्स की पूरी बास्केट है, तो वही चीज़ हमारे फेवर में काम करती है कि अगर कोई स्टॉक में फॉल आ भी गया तो बाकी स्टॉक्स अवेलेबल हैं जो कि उसको ऑफसेट कर सकें। जैसे कि आपने राइटली एक्सप्लेन करा कि प्रैक्टिकली कि हमारा वहाँ पे कितना लॉस होता है और यहाँ पे हमारा लॉस अगर हो भी रहा है थोड़ा सा, तो बाकी सारे अवेलेबल हैं जिन्होंने इस लॉस को ऑफसेट कर ही दिया। राइट। जी तो जी जी ये बात तो हो गई कि निफ्टी भी अच्छा है, वो हम जानते हैं, वो बाकी लोग भी जानते हैं। हमने उसमें काफ़ी अपनी प्रैक्टिकलिटी डालने की कोशिश करी। बट अब टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपके पर्सपेक्टिव से कि कब एंटर करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए? बिकॉज अल्टीमेटली है तो इक्विटी बेस्ड ड्रिवन थिंग्स ही, कि उनका जो जी। अंडरलाइंग है वो तो इक्विटी ही है, वो स्टॉक्स ही हैं, वही उसको ड्राइव कर रहे हैं। तो हम कब एंटर करें, कब एग्जिट करें, या इसको लेते जाएं? कई लोग कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते ही जाओ, खरीदते ही जाओ। अब वो अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि लॉन्ग टर्म करना है, शॉर्ट टर्म करना है। बट शॉर्ट टर्म में यस, टाइमिंग डू मैटर्स, तो हाउ कैन वी डू दैट? हाँ श्योर, इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। और मुझे ऐसा लगता है अमन जी कि अगर मैं रिसेंट वीक की बात करूँ, है ना, तो जैसे यूनियन बजट या फिर फेड मीटिंग जो लास्ट वीक चल रहा था उस समय आपने देखा होगा कि स्पेशली जो बैंक सेक्टर था, इट टम्बल्ड मोर देन 1500 पॉइंट्स, राइट? राइट। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में भी मुझे लगता है कि शेडेड मोर देन लाइक 500 पॉइंट्स इन राइट। लाइक 3 to 4 days ऑफ ट्रेडिंग सेशन। तो अ, जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि कहीं भी मेरा ये अप्रोच नहीं है कि आई शुड बी टेक्निकली साउंड, मुझे फंडामेंटली हर चीज़ पता होनी चाहिए। आई कंसिडर माई सेल्फ एज समवन हु इज़ वेरी न्यू इन द मार्केट, एंड आई एम जस्ट हियर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स दिस काइंड ऑफ situations or events are actually good time to enter the market. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बताऊं कि मैं अगर अपना ही एग्जाम्पल लूँ, तो
मुझे लगता है कि व्हेन द मार्केट वाज व्हेन निफ्टी 20 वाज अराउंड 205, 205 पर जब था, तो आई हैव इन्वेस्टेड सम अमाउंट देयर। और मुझे लगता है कि उसके बाद में मार्केट बहुत फॉल हुआ, एंड आई डिड सम एवरेज बाइंग। मैंने अपने एवरेज को डाउन करने के लिए कुछ बाइंग की। और एट प्रेजेंट अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा बाइंग एवरेज है अराउंड 195। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जब मार्केट अगर ऊपर जाता है जैसे भी इन द कमिंग वीक्स, तो आई रिलेटिवली हैव अ वेरी सेफ टाइमलाइन विथ मी कि 2 से 3 हफ्ते में जैसे 195 से आगे अब जितना भी जाएगा तो दैट विल टर्न इनटू माय प्रॉफिट, दैट विल राइट। टर्न इनटू माय फेवर। राइट। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आई थिंक दिस काइंड ऑफ इवेंट्स आर वेरी एक्चुअली हेल्पफुल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। जब भी आपको लगता है कि मार्केट में ऐसा एक बड़ा फॉल आया है, तो आपको consider take this as an opportunity to invest. Or again, it depends on how deep your pocket is, so don't compare investment with traders, because the quantity that as a trader we punch is quite higher than what retail investors they purchase or buy. तो आप एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ में स्टार्ट कीजिए। ऐसे जितने भी अपॉर्चुनिटीज आपको मार्केट में दिखती है, बिकॉज ईटीएफ इज दैट इज द ब्यूटी ऑफ ईटीएफ। राइट। अगर मान लीजिए आपने 195 पे बाय किया है और किसी रीजन से फर्दर डाउनफॉल आता भी है, तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इसको एवरेज कर सके। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत फायदा हो सकता है अगर आप एक सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट समझे। और एग्जिट पॉइंट को किस तरीके से आपको समझना चाहिए, ये जो अभी हमने बात की, दिस इज मोर अबाउट हाउ टू एंटर और हाउ एंटर। टू राइट। वी टाइम द मार्केट। बट this is completely non-technical at present because we are trying to target new investors जिन्होंने अपना ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया है। बट जैसे जैसे आप आगे और वीडियोस बनाते हो, तो उसमें वी विल आल्सो टॉक अबाउट टेक्निकल एंड फंडामेंटल थिंग्स व्हिच रिटेल इन्वेस्टर्स शुड बी अवेयर ऑफ in your upcoming videos. So that is about entering the market। और एग्जिट का ऐसा है कि यू रियली डोंट हैव टू वरी, जस्ट टेक इट एज लाइक कि 2% 4% इज ऑल्सो वेरी गुड, आई कैन से प्रॉफिटेबल रेंज जहां पे आप एग्जिट हो सकते हो। अब अमन जी, आपने भी आप ने देखा होगा मार्केट में ऐसे भी लोग वीडियोस बनाते हैं जहां पे लोग कहते हैं कि आपको 50% 80% का रिटर्न मिलेगा, विच इज एक्चुअली नॉट प्रैक्टिकल। राइट। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि कोई अगर आपको कहता है कि 50% या 80% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, सो आई डोंट थिंक सो वैसा होता है। और जैसा आपका अप्रोच काफ़ी प्रैक्टिकल मुझे लगता है, आप जिस तरीके से बात करते हो, आपके वीडियोस मैंने देखे हैं, तो इट इज़ कम्प्लीटली मेड फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि यू शुड थिंक अबाउट व्हेन टू एग्जिट। राइट। सो बिफोर बिफोर क्लोजिंग टुडेज एपिसोड, मैं दो तीन पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा यहीं पे, जो आपने चीज़ें बोली। एक तो एग्जिट पॉइंट कोई भी रिटर्न रूल नहीं है कि हम इसी पे एग्जिट करें और ऐसा कुछ है। इट ऑलवेज विल डिपेंड अपॉन ऑन योर रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। आपको 15% साल का खुश कर देता है तो आप उस हिसाब से अपनी एग्जिट बनाओ। अगर आपको 25% खुश करता है तो उस हिसाब से अपनी एग्जिट बनाओ। बट येस, आप ये कहोगे मेरे को 100% खुश करता है, तो वो बनेगा भी नहीं। तो आपकी फीजिबल जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी फीजिबल होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं, आप अगर बैंक अकाउंट में 7-8% अर्न करते हो और आप मार्केट से साल का 20-25% भी जनरेट कर लेते हो, तो दैट्स मोर देन 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स बनना, वो भी आपके सेफ्टी के तरीके से, वो अच्छी बात है। हाँ, कोई स्टॉक आपका पैसा एक साल तो डबल कर देगा, पर उसी लालच में आप और पैसा उसमें डिप्लॉय करोगे और वो आधा भी कर देगा, 10% भी कर देगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो पैसा बन रहा है कितना सेफ्टी और कितना स्ट्रेस फ्री बन रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दो पॉइंट्स और ऐड जो करना चाहूँगा वो ये कि ईटीएफ एक ऐसी ओरिजिनल चीज़ है जहाँ पे ओरिजिनल सेल लगती है। अगर हम डिस्काउंट की बात करें, स्टॉक अगर ईटीएफ, कोई स्टॉक 200 से 150 आ गया, तो ज़रूरी नहीं है वो 50 रुपये सस्ता मिल रहा है, उसमें शायद कंपनी स्पेसिफिक कोई चीज़ है जो हम नहीं जानते। तो एक्चुअल में उसका प्राइस शायद 100 भी नहीं है, अभी भी 150 रुपये चल रहा है। पर जो ईटीएफ में सेल आती है,
हम बोलते हैं कि हम जैसे कोई भी शॉपिंग करने जाएं तो वहां पे हम कहते हैं यार ये तो प्राइजेस को इन्फ्लेट करा गया है, पहले फिर डिस्काउंट दे दिया गया। तो स्टॉक एक्चुअली में वैसे ही है, कुछ कुछ सही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर कौन सा सही है आप चुन पाओ, वही एक स्किल है। अगर आपके पास उतना टाइम है, आप कर सकते हो, चुन सकते हो, तो यस यू कैन जनरेट मोर रिटर्न्स देन ईटीएफ। बट आपके पास नहीं है तो ईटीएफ एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप आंख बंद करके ये देख सकते हो, ये चीज सस्ती मिल रही है मेरे को, तो ये ओरिजिनल डिस्काउंट है, ये ओरिजिनल जी, डिस्काउंट है जो कि जी, एक्चुअली बहुत में मिल रहा सही। है, राइट। जी। और एक चीज़ अगर मैं ऐड करूँ तो जब मैं कहता हूँ 2 to 4% ऑफ प्रॉफिट, सो दैट इज़ कंसिडरिंग कि आप ट्रेडिंग करते हो एंड नॉट इन्वेस्टमेंट। राइट। क्योंकि ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनके लिए दे एक्चुअली लुक आउट फॉर स्विंग अपॉर्चुनिटीज, राइट। कि मुझे एक फ्रिक्वेंट स्विंग्स के चांसेस या अपॉर्चुनिटीज मिले मार्केट में। और अगर मैं ऑन एन एवरेज 3%, जो कि रिलेटिवली सेफ है, अगर मैं इसको भी कंसिडर करता हूँ, तो आप देख लीजिए एनुअली आप अगर मंथली आपको 2 स्विंग्स भी मिलते हैं, तो इट इज़ लाइक एनुअली आप देख सकते हो कि कितने आपको स्विंग्स राइट। अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं, राइट। दैट्स व्हाट आई सेड कि 25% भी आप एनुअल जनरेट कर पाए ओवरऑल, मार्केट कई बार 3 3 महीने उठती भी नहीं है, तो ठीक है, उसको भी कंसिडर कर लो अगर आप, तो 25% अगर आप रिटर्न जनरेट कर पाए हैं, दैट्स नॉट बैड, वो खराब थोड़ा ना है। एंड ऐसा नहीं कह रहा मैं कि 25% गारंटेड मिल जाएगी, हो सकता है 25 की 20 मिले, हो सकता है 35 भी मिल जाए, दैट, बट योर एक्सपेक्टेशन शुड बी रीजनेबल एंड मिनिमम ऑन द मिनिमम साइड, ज़्यादा मिल जाए तो बोनस है। एंड एक चीज़ जो मुझे आपके पैटर्न से भी दिखी कि जब आपने 205 पे ट्रेडिंग पोजीशन बनानी स्टार्ट करी और 196 या 95 पे आपकी एवरेज आ गई, जो कि आपने बोला, तो ये मुझे आपके तरीके से ये दिखा कि अगर नीचे जा भी रहा है तो आपके पास कॉन्फिडेंस है कि आप और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप डर नहीं रहे हो, आपको ऐसा कुछ रात को सोने में चिंता नहीं हो रही कि आप यार ये 195 पे मैंने और कर दिया, ये 150 चला गया तो 150 चला जाएगा तो मार्केट में तूफान मच जाएगा, तो क्योंकि दैट्स लाइक 3,000 4,000 पॉइंट निफ्टी में फॉल बहुत बड़ी आसानी से नहीं आता। दैट्स करेक्ट। yeah. तो मेरे हिसाब से हम आज की डिस्कशन को यहीं कंक्लूड करते हैं, बट आने वाले टाइम में और इस वेब सीरीज के और एपिसोड्स भी लेकर आएंगे जहां पर हम ये बात करेंगे कि किस किस तरह की स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करी जा सकती हैं ईटीएफ्स में, जिससे कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेडर इनकम या रिटर्न जनरेट कर पाए। तो थैंक यू विक्रांत जी, इफ यू हैव एनीथिंग टू से, माइक इज विद यू। Yeah, again, Naman, I'm very thankful that you invited me on your show. और एक चीज़ मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि जितना मुझे समझ आया है, व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स, एफएनओ, और अदर इंस्ट्रूमेंट्स, आई फाउंड डीटीएफ रिलेटिवली सेफ एंड वेरी स्टेबल। और स्पेशली जैसे मैं खुद जॉब करता हूँ, राइट, तो सी, स्टॉक मार्केट इज नॉट माई प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, राइट। है ना। जो मैं जॉब करता हूँ दैट इज माय प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए था, बिकॉज आई डिड एफएनओ से लेके हर चीज इन स्टॉक मार्केट। तो दिस ETF गिव्स मी दैट पीस ऑफ माइंड, आई कैन sleep well and without even worrying कि what happened with the amount that I have invested. So I hope that आज का जो हमारा डिस्कशन था, इससे आपके व्यूअर्स को बहुत फायदा हो, और वो कुछ नया सीख पाए। और डेफिनेटली अगर आप आगे और इसमें वीडियोस बनाते हो तो वी कैन कम अप विद सम स्ट्रेटेजीज व्हिच कैन हेल्प नॉट ओनली रिटेल इन्वेस्टर्स बट आल्सो सम पीपल हु आर इनटू ट्रेडिंग। राइट। सो थैंक यू सो मच अमन जी। और मैं आपके सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ETF के बारे में इंडियन मार्केट में जितना आप अवेयरनेस और बढ़ा सके, राइट। तो आप प्लीज़ उसमें कंट्रीब्यूट कीजिए। और एक रीज़न ये भी मुझे लगता है कि जब ETF इंस्ट्रूमेंट इंडिया में नए आए थे, तो उस समय लिक्विडिटी के बहुत इश्यूज होते थे। राइट। बट ओवर द टाइम मैंने ये देखा है कि स्पेशली निफ्टी 20 से तो अभी लिक्विडिटी के इश्यूज ऑलमोस्ट गायब हो चुके हैं। राइट। और समटाइम्स इट क्रॉसेस मोर देन 50 lakh या। वॉल्यूम, विच इज एक्चुअली अ वेरी गुड साइन राइट। इन द अपकमिंग टाइम। या, इस बात पे तो मैं एक चीज़ और आपको ये बताना चाहूँगा, आपने कहा कि प्राइमरी इनकम नहीं है, मैं आपसे बात करके ये तो बता सकता हूँ कि कभी आपकी लाइफ में आगे जाके ये प्राइमरी इनकम बनी भी, तो आप ईटीएफ्स के अलावा कहीं जाने नहीं वाले हो।
जी, बिल्कुल अमन जी। या ठीक है विक्रांत जी, फिर मिलते हैं किसी दूसरी एपिसोड पे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो सही लगी है, पसंद आई है, आपको मोटिवेट करा है इसने ईटीएस में और इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कीप स्प्रेडिंग गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स अमन, थैंक यू, बाय बाय।